कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा, मंगल और गुरु ये कारक होते हैं। चंद्रमा इसलिए कारक होता है क्योंकि ये लग्न का स्वामी होता है, जबकि मंगल इसलिए कारक होता है क्योंकि ये पहले त्रिकोण का स्वामी होता है। यहाँ पे 8 लिखा हुआ आप देख रहे हैं, वृश्चिक राशि है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 12 लिखा हुआ आप देख रहे हैं, तो मीन राशि पड़ जाती है नवम भाव में, जिसका स्वामी गुरु ही होता है। तो इस तरह से इस कुंडली में जो कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। चंद्रमा पहले भाव का स्वामी होता है, मंगल 5वें और 10वें भाव का स्वामी होता है, जबकि बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव का स्वामी होकर के कारक हो जाता है। इस कुंडली में मारक या अकारक ग्रहों के भी नाम हम जान लें। सूर्य, बुध और शनि ये तीनों कर्क लग्न की कुंडली में हानिकारक होते हैं। जिस भी हाउस में इनकी प्लेसमेंट होगी या इनकी दृष्टि भी पड़ जाएगी, तो उस हाउस से संबंधित अच्छे फल आने में दिक्कतें आएंगी, अड़चन होगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, सफलता की जगह असफलता मिलेगी और उसमें फिर माथा भिड़ाने से माथा फूट जाएगा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अकारक हैं और इनसे कनेक्टेड जो भी हाउस हो गए हैं वहाँ पे प्रयास करने से, हार्ड वर्क करने से, विल पावर लगा देने से कुछ होता नहीं है, माथा फूट जाता है, लेकिन समस्या टस से मस नहीं होती है। इसके लिए बिल्कुल ही केयरफुली डिज़ाइंड पर्सनलाइज्ड रेमेडी को फॉलो कीजिए, तो फिर अकारक ग्रहों की समस्याओं से कुछ हद तक निजात मिलने की संभावना बनती है। कर्क लग्न में समग्रह होते हैं सूर्य, तो सूर्य इस कुंडली में सम होते हैं, तो इस वजह से ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाएंगे वैसा ही गुण अख्तियार कर लेते हैं, अपने आप में न अच्छे हैं न बुरे। तो इस लग्न कुंडली को हम एक नज़र देख लें कि यहाँ पे कर्क लग्न का स्वामी लग्न में ही पड़ा हुआ है, अच्छा राजयोग बना है। फिर पंचम भाव यानी पहले त्रिकोण का स्वामी मंगल वृश्चिक राशि में पड़ा है, ये भी एक अच्छा योग बन गया है। और इधर फिर नवम भाव में जुपिटर अपनी ही राशि में, मीन राशि में पड़ा है। तो ये तीनों त्रिकोणों के स्वामी अपने अपने घरों में पढ़ करके एक बेहद ही विलक्षण और सबसे यूनिक राजयोग बना रहे हैं। इसमें इस व्यक्ति की ज़िंदगी में चारों तरफ से धन बरसना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा अकेला हो गया है, न तो लग्न में कोई और ग्रह है, न द्वितीय भाव में, न द्वादश भाव में, तो द्वितीय एवं द्वादश भावों के भी खाली रहने के कारण और लग्न में भी चंद्रमा के अकेले होने के कारण के मध्यम योग बन रहा है। तो इस कुंडली में ये दुर्भाग्यकारक योग निर्मित हो गया, जिसके कारण कि धन का प्रवाह बनने नहीं देगा ऐसा चंद्रमा के मध्यम योग का चंद्रमा। मंगल यहाँ पे पंचम भाव में है, तो इस व्यक्ति के डिसीजंस और चुनाव यानी कि चॉइसेस ठीक पड़ेंगे, सब कुछ अच्छा जाएगा। लेकिन इसका जो गुरु है नवम भाव में, हालांकि वो भी अपनी राशि में पड़ा है, बलवान है, लेकिन एक तो वो 26 डिग्री का है, तो ओवर सैचुरेटेड हो गया यानी बूढ़ा हो गया, और उसके साथ राहु की भी युति हो गई, तो इस कुंडली में गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो गया। तो अब इस कुंडली में जो मंगल अच्छा भी फल कर रहा था 5वें घर में और कारक भी था, इसका फल भी इस जातक को अब मिलने में कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, बल्कि कहा जाए कि फल नहीं मिल पाएगा। ये जहाँ पर भी पैसे लगाएगा वो पैसे कुछ समय के बाद डूब जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी या नौकरी करेगा तो उसमें कठिनाइयाँ आएंगी, नौकरी को जारी रखना नहीं चाहेगा कि छोड़ दें, कोई बिजनेस करें, लेकिन अगर नौकरी को छोड़ देगा, कोई बिजनेस करेगा तो बिजनेस भी डूब जाएगा, घाटे में चला जाएगा।
तो इस कुंडली में गुरु चंडाल दोष का निर्माण नवम भाव में हो गया और फिर लग्न में चंद्रमा अकेला बैठ के कमद्रम योग का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसके 7वें घर में मकर राशि में शुक्र और मर्क्यूरी पड़े हैं। मर्क्यूरी भी अस्त है। मर्क्यूरी इसके 11वें भाव का स्वामी है। देखिए 11वें भाव, मर्क्यूरी इसके 3रे भाव का स्वामी है। ये रहा 3रा भाव जहाँ पे केतु पड़ा है और इसका ट्राइन अलग है बुध का, शनि का, शुक्र का। और शुक्र भी जो है इसमें मकर राशि में पड़ा है, शनि की राशि में, लेकिन ये 11वें घर का स्वामी है। तो ये जो त्रिकोण आप देख रहे हैं ये लग्न वाले त्रिकोण से उल्टा त्रिकोण है, इसलिए इसका विरोधी है। तो इस कुंडली में शुक्र और बुध दोनों अकारक यानी कि हानिकारक हैं। यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिए कि इस कुंडली में शुक्र तो हानिकारक नहीं है, लेकिन फिर हानिकारक इसलिए हो गया क्योंकि वो बुध की संगति में है। तो कोई भी समग्रह, कोई भी तटस्थ ग्रह तब तक सम नहीं रह पाता है जब तक कि उसके साथ वाला ग्रह सम न हो। तो शुक्र को तो बिगड़ना था ही, क्योंकि शुक्र के साथ बुध आ गया। देखिए बुध यहाँ पे मारक है और सूर्य भी मारक है। तो बुध के साथ बैठने के कारण इस कुंडली में 7वां भाव बिगड़ गया। तो अपनी पत्नी से थोड़ी खटपट, थोड़ा तनाव है ना, नहीं पट पाना, सामंजस्य की कमी। और सामंजस्य की बिगड़ने में बहुत बड़ा रोल आर्थिक कारण का भी होता है, यानी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पति पैसे नहीं कमा पा रहा है, तो पति पत्नी के बीच में प्रेम की उम्मीद करना ही सिरे से गलत हो जाएगा। इस दुनिया में सब कुछ पैसों से चलता है और पैसा काम से चलता है, लेकिन काम फिर सद्बुद्धि से चलेगा। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, जिसकी बुद्धि ग्रहों ने बिगाड़ रखी है, या तो उसके डिसीजंस गलत हो जाएंगे या उसके पास ज्ञान की कमी रहेगी। तो सभी चीज़ों के पीछे ग्रह हैं कि ग्रह अगर आपकी बुद्धि सही रखेंगे, संतुलित रखेंगे, तो आप सही काम करेंगे, सही काम करेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा ही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ पे देखिए 6ठे भाव में शनि, यूरेनस और सूर्य और नेपच्यून भी पड़े हुए हैं। तो इधर 4 ग्रहों का पड़ जाना 6ठे भाव में बता रहा है कि इसकी कुंडली में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स के बीच में ही इसकी ज़िंदगी कटेगी और कट ही रही है। ये भी देख लीजिए कि इसका जो लग्न है वो कर्क राशि में पड़ा है और ऊपर में देखिए आश्लेषा लिखा हुआ है, यहाँ पे आश्लेषा। और फिर इसका जो सूर्य है वो धनु राशि में पड़ा है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पड़ा है। फिर इसका चंद्रमा भी आश्लेषा नक्षत्र में पड़ गया है। तो हालांकि आश्लेषा नक्षत्र माहिर बनाता है, ऐसे लोग अपना काम निकालने में माहिर होते हैं, लेकिन फिर कभी कभी जो बच्चों जैसी जिद करते हैं और गुस्सा इनको बहुत आ जाता है, तो इनका गुस्सा और बच्चों जैसा हठ कि अगर इनकी उम्र ज़्यादा भी हो गई है तो भी बाल हठ करेंगे, अपनी ही जिद, अपना ही धुन, अपना ही गीत गाएंगे, अपना ही राग अलापेंगे। और जिसकी भी कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा या लग्न पड़ता है, मान लो कि किसी घर में किसी स्त्री का पड़ा हुआ है, तो वो स्त्री अपनी सास की और ससुर की संपत्ति पे अपना अधिकार मानेगी, और उस घर में और जो हिस्सेदार थे या बटाईदार थे उनको वो खुद ही डिसाइड कर लेगी, और वो कहेगी कि इनका कुछ बनता ही नहीं है, इनका क्या बनता है, जो हैं हम हैं और मेरी सास है, या जो है मैं हूँ, मेरे पति और मेरे ससुर हैं, और कोई किसी और भाई बहन का कोई हिस्सा नहीं है। तो ये बिल्कुल अंधे हो जाते हैं स्वार्थ में। और अगर ये किसी से लड़ाइयाँ करेंगे तो सास और ससुर को ग्रांटेड मान करके चलेंगे कि वो तो मेरे तरफ ही से लड़ेगी, और ये घर में रह करके भी कलह करेंगे, पति पत्नी से करेंगे। फिर जब इनके बेटे बड़े हो जाएंगे तो फिर बहू से कलह करेंगे, यानी कि स्त्री होगी तो बहू से कलह करेगी, और पुरुष होगा तो कलह तो बिल्कुल इनका सेकंड नेचर है। जिसका आश्लेषा नक्षत्र हो वो कुनमुनाए नहीं, शिकायत न करे, रोना न रोए, हर चीज़ पे अपना अधिकार और कब्जा न कर ले, और
साथ ही साथ ये भी कि दूसरे लोगों के इमोशंस की कोई परवाह नहीं, दूसरे लोगों की भावनाओं की, उनके अधिकारों की कोई बात ही नहीं है। जो है सो मैं हूँ, और खबरदार जो मेरे बारे में किसी ने कुछ बोला भी तो, और ये गुस्से में काल बन जाएंगे। दूसरे व्यक्ति को 5 मिनट में 100 गालियाँ दे डालेंगे, लेकिन अगर सामने वाला गलती से भी एक भी गाली दे गया या एक बार भी ऊंची आवाज़ में बोल गया, तो फिर ऐसी स्त्रियां हाय तौबा मचा देंगी, और कभी अपने सर पे ईंट पटकने की धमकी देंगी, तो कभी पुलिस थाने में जाने की धमकी देंगी, और अपने जीवन साथी यानी अपने पति के भी कान में पॉइजनिंग कर देंगी, और इस तरह से अपने परिवेश में एक नरक का निर्माण करेंगी अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि इनके लिए जो है बस मैं, मेरा मेरा। तो आश्लेषा नक्षत्र में 2 घटकों का पड़ना, एक तरफ लग्न भी पड़ गया, एक तरफ चंद्रमा भी पड़ गया, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी जो है ये भी कठिनाई वाला नक्षत्र है, साधारण नक्षत्र नहीं है। तो इस व्यक्ति की ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आएंगी ही, लेकिन उसके पीछे बहुत हद तक कारण इसका सिर्फ अपने बारे में सोचना है, संकीर्ण होकर के। दूसरों के बारे में सोचने का ये मतलब नहीं कि दूसरे व्यक्ति अपने हक से ज़्यादा आपसे कुछ छीन लेंगे, लेकिन ये बात आश्लेषा नक्षत्र वालों को बहुत मुश्किल है समझाना। और ऐसा नहीं है कि कोई इनको समझा देगा तो उसकी बात मान लेंगे, क्योंकि इनमें एक भावना और भी होती है कि मैं सबसे बुद्धिमान औरत हूँ या मैं सबसे बुद्धिमान पुरुष हूँ दुनिया का, मेरे सामने कोई क्या है, मैं लॉयर हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, मेरे पास एजुकेशन है, और अपने रूप का घमंड, अपने अच्छे कपड़े पहनने के बाद उसका घमंड, अपनी छोटी सी पढ़ाई लिखाई का बहुत घमंड। मतलब ऐसी कोई चीज़ शायद ही इनके जीवन में हो जिसके ऊपर इनका अहंकार ना होता हो। तो इस व्यक्ति की ज़िंदगी में अभी वीनस चल रहा है, और वीनस की महादशा 20 साल चलती है। ये 24/2/2009 से शुरू हुई और 24/2/2029 तक चलेगी। तो इस सिचुएशन में अभी फ़िलहाल इसकी ज़िंदगी में ये यहाँ पे सैटर्न की अंतर्दशा चल रही है, तो शुक्र के अंदर में शनि चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी कुंडली में यहाँ पे सप्तम भाव में शुक्र बैठा है, और शुक्र इनकी कुंडली में, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं इस चार्ट में कि शुक्र सम है, तो महादशा तो अच्छी है, लेकिन शनि की अंतर्दशा है, तो शनि मारक हैं। तो अभी करंटली इसका जो टाइम रहेगा महादशा का, यहाँ पे देखिए S80 लिखा हुआ है बीचों बीच में सैटर्न, और इसका जो टाइमिंग है वो है 24/2/2025 तक। तो 24 फरवरी 2025 तक समय इनका अच्छा नहीं चलेगा, फिर बाद में मर्क्यूरी आ जाएगा, और मर्क्यूरी भी हम जान चुके हैं कि उनके विपरीत ट्रायंगल में है और इनके लिए दुख देने वाला प्लैनेट है। फिर केतु आ जाएगा, और केतु जिस राशि में बैठेगा उसी राशि के अनुसार फल करेगा। तो कैसी लगी ये कुंडली की बेसिक एनालिसिस? अगर आप अपनी कुंडली की बेसिक एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजें। फीस आपकी एडवांस पेएबल होगी, डिलीवरी 24 घंटे के अंदर में हो जाएगी या सेम डे भी हो जाएगी। तो जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।